हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया है, इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर वो कौन कौन से एमसीक्यू बनते हैं जिनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है वो कहीं ज़्यादा है। गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक के 100 ऐसे एमसीक्यू के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है वो कहीं ज़्यादा है। आपको इन सारे के सारे एमसीक्यूज को गाइस घोल कर पी जाना है, फाड़ के ले जाना है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है। किसी भी बोर्ड से आप जो है बिलोंग करते हैं, चाहे आपका यूपी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, यूके बोर्ड है, दुनिया का कोई सा भी बोर्ड आपके पास है और आपके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है, गाइज आप इन 100 एमसीक्यू की प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इन क्वेश्चन की एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है वो कहीं ज़्यादा है। तो वो कौन कौन से एमसीक्यू हैं जो इस बुक से बनते हैं, वन बाय वन मैं आपको जो है डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज सबसे पहले जो है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जो है वीडियो के अंदर खो जाते और लाइक करना भूल जाते। तो सबसे पहले तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और अभी सबसे पहले जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड इसके साथ साथ मैं तो आपको सारे के सारे आंसर बताते ही रहूँगा, ठीक है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को भी चेक करना चाहते हैं कि मुझे व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक में से कितना आता है, तो आप भी एक कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, ठीक है, और अपने सही आंसर कितने और गलत आंसर कितने हैं वो साथ के साथ आप लिखते रहेंगे, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 100 में से मैंने कितने आंसर सही करे हैं और कितने आंसर जो हैं मैंने गलत किए हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप जो है कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो भैया फिर चुपचाप वीडियो को देखते रहिए कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और इनको आपको घोल कर पी जाना है, रट लेने हैं, क्योंकि इनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कई ज़्यादा है, ठीक है। अब बकवास हो गई है, मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, कहता है निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं हैं। मतलब वो कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जो कि इकोनॉमिक्स को जो है वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है जेबी से, दूसरा है मार्शल, तीसरा है पिगू और चौथा है आपका कैनन। तो इसमें से कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जो इको को जो है कल्याणवादी विचारधारा नहीं मानते हैं, तो उनका जो नाम है गाइज वो है आपका जेबी से। जेबी से जो है वो इकोनॉमिक्स को कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, उनकी विचारधारा कुछ और ही है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है आपका, कह रहा है किसने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान। कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है? मार्शल ने, फ्रेडमैन ने, किन्स ने, या इनमें से कोई नहीं। गाइज ये जो स्टेटमेंट है जिन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स कभी वास्तविक विज्ञान है और कभी आदर्श विज्ञान है, ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये फ्रेडमैन के द्वारा दी गई है। उन्होंने अर्थशास्त्र को बोला कि या तो ये कभी वास्तविक विज्ञान होगा या कभी आदर्श विज्ञान होगा। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किया है। तो मार्शल ने बोला है, रॉबिन्स ने बोला है, एडम स्मिथ ने बोला है, या जे के मेहता ने बोला है। तो एडम स्मिथ ने जो है इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान किया है। तीसरे का जो आंसर है वो आपका है स, ठीक है। ये जो तीनों क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं गाइज, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, सबने अलग अलग, इकोनॉमिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो कौन से इकोनॉमिस्ट इको को क्या मानते हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग है। तो ये तीनों एमसीक्यू उसी के बेस पर हैं। इस पे कई बारी एग्जाम में 1000 बारी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इनको अच्छे से करके जाना है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये कहता है कि सीमित संसाधन और असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया। ये भी देखिए डेफिनेशन का क्वेश्चन है कि वो कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जो साधनों को सीमित और आवश्यकताओं को असीमित मानते थे। मतलब स्कैरसिटी जो है, स्कैरसिटी के बारे में किसने बताया? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने, या सैमुअल्सन ने। गाइज इसका जो आंसर है वो है आपका रॉबिन्स। रॉबिन्स ने जो है बताया, उनकी जो विचारधारा है वो स्कैरसिटी की है कि वही सीमित संसाधन होते हैं और आवश्यकताएं जो हैं वो असीमित होती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इनमें से क्या सम्मिलित होता है, मतलब व्यष्टि के अंदर हम किसके रिगार्डिंग बात करते हैं, व्यक्तिगत इकाई के बारे में, छोटे छोटे चरों के बारे में, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण के बारे में, या इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। इसमें से किसके बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र पे डिस्कशन किया जाता है। सो गाइस, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर एक इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे के सारे आंसर सही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम जो है व्यक्तिगत इकाई, इंडिविजुअल प्राइस एंड स्मॉल यूनिट्स के ऊपर जो है हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। कह रहा है इसमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंदर आएंगी। असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित संसाधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो गाइज, इसका जो आंसर है वो आएगा आपका सी, ए और बी दोनों, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है कि संसाधन जो है वो सीमित होते हैं। सीमित संसाधनों से जितनी भी आर्थिक क्रियाएं जुड़ी होती हैं वो, और असीमित आवश्यकताओं से रिलेटेड जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो इसके सब्जेक्ट मैटर के अंदर आती हैं। तो ए और बी जो है इसका आंसर हो गया आपका। उसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें से किसके अंदर हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, माइक्रो में, मैक्रो में, या इनकम थ्योरी में, या इसमें से किसी के रिगार्डिंग नहीं। तो उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन के उपभोक्ता संतुलन में है या उपभोक्ता संतुलन में नहीं है, ये गाइस हम डिस्कशन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। फिर कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के जनक जो हैं, अर्थशास्त्र के जनक जो हैं वो कौन है। सो गाइज, अर्थशास्त्र के जनक कह सकते हो या अर्थशास्त्र के फादर कह सकते हो, पिता कह सकते हो। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है। अब पहले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन सा कल्याण वाला नहीं है, अब 9th में पूछ रहा है कि वेलफेयर इकोनॉमिस्ट का जन्मदाता कौन है। कौन सोचता है कि इकोनॉमिक्स को एज अ वेलफेयर जो है वो कंसीडर करना चाहिए, एडम स्मिथ, मार्शल रॉबिन्स या सैमुअल्सन, इसमें से कौन से इकोनॉमिस्ट हैं। तो मार्शल की जो विचारधारा है वो जो है कल्याणवादी विचारधारा है, वो इकोनॉमिक्स एज अ वेलफेयर लेकर चलते हैं। इसके अलावा कह रहा है सबसे पहले, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है, मार्शल, बॉल्डिंग, केन्ज या रैगनर फ्रिज। तो इसका जो आंसर है गाइस वो आएगा आपका रैगनर फ्रिज। ये भी बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जिस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, आपको उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आए हैं। पढ़ने तो आपको 100 के 100 है, लेकिन उस 100 में से भी अगर आपको छटनी करनी है कि भाई ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। और आप अपनी परफॉर्मेंस भी चेक करते रहिए। अब 10 मैंने बता दिए हैं कि 10 में से भाई मेरे कितने सही हैं कितने गलत हैं। अब हम बात करते हैं अगले 10 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछता है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है। ए मार्शल, पॉल सैमुअल्सन, जे.एस. मिल या एडम स्मिथ। तो किसने जो है अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान किया है, ए मार्शल के अनुसार। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई का, आर्थिक समग्र का, या राष्ट्रीय आय का, या इसमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो है गाइज इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन किया जाता है, इंडिविजुअल यूनिट का। यहाँ पे हम एग्रीगेट की बात नहीं करते, नेशनल इनकम की बात नहीं करते, ये समष्टि के चर है। 13वें में पूछता है कि जी समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का, कुल उत्पादन का, या उपरोक्त सभी का। इसमें से किसका अध्ययन जो है राष्ट्रीय आय के समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन किया जाता है। सो गाइज, इसका जो आंसर है 13वें की अगर हम बात करें, 13वें की जो आंसर है वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें हम पूरी की पूरी इकोनॉमी का, पूरी की इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एज अ होल कंसीडर करते हैं।
देश के अंदर क्या चल रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, रोजगार का स्तर क्या चल रहा है, आय का स्तर क्या चल रहा है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या है, इसमें हम क्या किस चीज के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, वस्तु और कीमत का निर्धारण, फैक्टर प्राइस का डिटर्मिनेशन, या इकोनॉमिक्स एज अ वेलफेयर, या उपरोक्त सभी। सो गाइस ये जो सारे के सारे पॉइंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं के दे रखे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ही हम सीखते हैं कि वस्तु और कीमत का निर्धारण कैसे होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब की डिटर्मिनेशन कैसे होती है, और इकोनॉमिक्स, वेलफेयर, ये सारी की सारी चीज़ें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ही पढ़ते हैं। तो इसका जो स्कोप है, इसका जो क्षेत्र है वो यही है, और इसी को ही इसकी ब्रांचेस कहते हैं। कहता है उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है, उत्पादन के साधन किसको कहते हैं। सो गाइस लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो है उत्पादन के साधन होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15वां। ठीक है, उत्पादन के साधन जो हैं आपके, ये हो गए आपके लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल को उत्पादन के साधन जो है वो आपको माना जाता है। ये ध्यान रखना है, आपको कई बार पूछा जाता है। और इसके ना प्रतिफल भी पूछ लेता है, भूमि के बदले में किराया, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज, और एक और होता है उद्यमी, उद्यमी को मिलता है लाभ। 4 होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। तो ये भी ध्यान रखना है, इनके प्रतिफल भी पूछ लेता है एग्जाम में कई बारी। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो भाई इसमें मुद्रा अलग दिख रही है आपको, तो सिंपल सी बात है यही होगा, क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल तो है, मुद्रा नहीं होती। उद्यमी अगर होता, वो चारों होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, वो होता है, मुद्रा नहीं है। माइक्रोज जिसका अर्थ छोटा होता है, इसमें से कौन सा शब्द है। गाइज ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि माइक्रोज शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, अरबी से, ग्रीक से, जर्मन से। तो मोस्टली जो वर्ड है हमारे वो ग्रीक वर्ड ही हैं। तो माइक्रोज जो वर्ड है ये भी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। फिर वो एक आ गया कि इंडिविजुअल, फैमिली का, फर्म का, इंडस्ट्री का, या किसका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। सो गाइज यहाँ पे सब इंडिविजुअल की बात हो रही है, सारे के सारे इंडिविजुअल यूनिट्स लिखे हुए हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट का ही अध्ययन करते हैं। जब हम एक पेड़ के रिगार्डिंग बात कर रहे हो तो व्यष्टि, और जब हम पूरे जंगल की बात कर रहे हो तो समष्टि। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अध्ययन किया जाता है। मतलब कह रहा है इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स को हम व्यष्टि में पढ़ते हैं, समष्टि में पढ़ते हैं, या दोनों में पढ़ते हैं, या किसी में भी नहीं पढ़ते। मतलब इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ से आपसे पूछ रहा है, अर्थशास्त्र की शाखाएं पूछ रहा है, ये इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस। तो इसकी 2 ब्रांचेस होती है गाइस, एक माइक्रो, एक मैक्रो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए और बी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया। ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ब्रांचेस बताइए कौन सी हैं, तो ब्रांचेस 2 हैं, व्यष्टि और समष्टि। तो ये ब्रांचेस किसने बांटी, कौन सा इकोनॉमिस्ट था वो जिसने अर्थशास्त्र को 2 में बांट दिया। सो गाइज मार्शल, रिकार्डो या रैगनर फ्रिश, या इसमें से कोई नहीं। तो कौन था वो जिसने अर्थशास्त्र को 2 में बांट दिया, तो वो रैगनर फ्रिश है। इन्होंने ही सबसे पहले माइक्रो शब्द का यूज़ किया, ऊपर अभी क्वेश्चन आया था, और इन्होंने ही अर्थशास्त्र को 2 ब्रांचेस में बांट दिया। आई होप आपको जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आप अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर रहे होंगे, और आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चनों को समझने में। सारे क्वेश्चन आपको घोल कर पी जाने गाइज, 1000 बारी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आपका यूपी बोर्ड है, एमपी, झारखंड, बिहार, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास व्यष्टि की बुक है और आप इन 100 क्वेश्चन को नहीं पढ़ के जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो गाइज। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा हुआ है। आर्थिक समस्याएं जो हैं वो किसके बेस पर हैं। असीमित आवश्यकताएं होती हैं, सीमित संसाधन होते हैं, या दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। सो गाइज आर्थिक समस्या जो है वो जन्म क्यों लेती है, क्योंकि मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं और उन्हें पूरा करने वाले साधन जो है वो सीमित होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, साधन सीमित होते हैं,
दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है या इनमें से सभी। सो गाइज यहाँ पे सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है, उन्हें पूरा करने वाले साधन सीमित होते हैं और दुर्लभता की वजह से ही चयन का जन्म होता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जो हैं वो कौन सी हैं? संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसकी जो वो होती है केंद्रीय समस्याएं वो यही होती है गाइस। आपने जैसे पढ़ा होगा क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो उसको जैसे कैसे उत्पादन किया जाए उसको कहते हैं एलोकेशन, किसके लिए किया जाए उसको कहते हैं एलोकेशन, कैसे किया जाए उसको संसाधनों का कुशल आवंटन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी पे आप आंसर लगा सकते हो। इसके अलावा एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। तो सामाजिक कल्याण मैक्सिमम जो है पब्लिक वेलफेयर का काम जो होता है 3 तरीके की होती है गाइस, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित। पूंजीवाद का लाभ कमाना, समाजवाद का सामाजिक कल्याण एंड मिश्रित वाले का दोनों होते हैं। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो वो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है जिसके बेस पे कीमत तंत्र के आधार पर लिया जाता है। यहाँ पे सरकार का कोई भी रोल नहीं होता है और लाभ कमाना इस अर्थव्यवस्था का मेन ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो कहता है साधनों की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं? साधन जो होते हैं रिसोर्सेज वो मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं, इनका वैकल्पिक उपयोग संभव है और ए और बी दोनों। सो गाइज साधन सीमित होते हैं और साधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। ये साधनों की 2 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होते हैं। उसके बाद कहता है कि आर्थिक समस्या किस तथ्य से संबंधित है? तो गाइज आर्थिक समस्या जो है वो मूल रूप से चुनाव की समस्या है जो कि संसाधनों की दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या ही चुनाव की समस्या है। तो 27वीं का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। फिर कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है पीपीसी जिसको हम कहते हैं उसका जो ढाल है वो कैसा होता है? बाएं से दाईं ओर, दाएं से बाईं ओर, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। सो गाइज इसका जो ढाल है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। अगर आपने इसकी फिगर पढ़ी है तो कुछ इस तरीके से जो है ये बनता है। तो इसका जो ढाल है इसको ऊपर से नीचे की ओर कहते हैं। और उत्पादन संभावना वक्र कैसा रहता है? मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, उन्नतोदर होता है, समांतर होता है या लंबवत होता है? कैसी इसकी शेप होती है? सो गाइज ये जो है मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1000 बारी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप घोल कर पी जाएंगे। पीपीसी के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, आना ही आना है। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। आर्थिक समस्या को कौन सा कर्व जो है दर्शाता है? उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र और उत्पादन संभावना वक्र। तो इसका जो आंसर है ये अलग है और ये अलग है। कहीं दोनों को सोच रहे हो दोनों सेम है, यहाँ भी ये लिखा है नहीं, ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को दर्शाता है गाइस। ठीक है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं कितने तरीके की होती है? तो मैंने भी आपको बताया अर्थव्यवस्थाएं 3 तरीके की होती हैं, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित। समाजवाद अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को गाइस बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक ही नाम है। पूंजीवाद और समाजवाद इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के 2 नाम होते हैं। पूंजीवाद को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं और समाजवादी को ये भी इसका नाम है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं फिर वही आ गया, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो और उसका वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो, इसको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है या ऊपर जो भी मैंने आपको बताया वैसे भी पूछ सकता है। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होता है? सो गाइस पूंजीवाद में प्रॉपर निजी वाले होते हैं, निजी क्षेत्र होता है।
समाजवाद में टोटल सार्वजनिक होता है, और जो मिश्रित क्षेत्र होते हैं वो पूंजीवाद और समाजवाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसका नाम मिक्स है। इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही सम्मिलित होते हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? कि उपयोगिता को मेजर किया जा सकता है, ये जो है उपयोगिता को मेजर किया जा सकता है, ये जो है किसने बोला? मार्शल ने, पिगू ने, हिक्स ने या सैमुअल्सन ने? सो गाइज मार्शल की ये मान्यता है, मार्शल ने बोला कि उपयोगिता को जो है मेजर किया जा सकता है। मुद्रा के रूप में, कार्डिनल नंबर के रूप में मार्शल ने बोला कि उपयोगिता को मेजर किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आपको घोल कर पी जाना है। कहता है उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? ये तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो भाई सूक्ष्म उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है। अगला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये भी एग्जाम में कई बारी पूछा गया है, गॉजन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? गॉजन ने गाइज 2 नियम दिए थे, एक होता है गॉजन फर्स्ट लॉ, एक होता है गॉजन सेकंड लॉ। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो लॉ है इसका, जिसको हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये गॉजन फर्स्ट लॉ है गाइस। ठीक है, और गॉजन सेकंड लॉ कौन सा है? ये जो इसके नीचे लिखा हुआ है सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये गॉजन सेकंड लॉ है। तो अगर सेकंड पूछता तो सी हो जाता आंसर, और फर्स्ट पूछ रहा है तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। इसने 2 नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, गॉजन फर्स्ट लॉ, गॉजन सेकंड लॉ के नाम से ये जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो टीयू बढ़ती है, जब तक शून्य होती है तो ये अधिकतम होती है, जब ये ऋणात्मक होती है तो टीयू घटती है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने टीयू और एमयू में रिलेशन को पढ़ा है, अगर आपने टीयू और एमयू में रिलेशन को पढ़ा है तो गाइज आपको इसका आंसर बहुत ही अच्छे से पता होगा। ये सारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। टीयू बढ़ती है जब एमयू पॉजिटिव होता है, टीयू घटती है जब एमयू नेगेटिव होता है, और टीयू अधिकतम होती है जब एमयू शून्य होता है। अब बोलता है कि एमयू को कैसे निकालते हैं, तो एमयू का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपसे बेसिकली फॉर्मूला पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो एमयू को जो फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड आउट करते हैं टीयू डिवाइडेड बाय क्यू। अगर हम कुल उपयोगिता को डिवाइड कर दें उत्पादन की इकाइयों से, व्हाट इज क्यू? क्यू इज उत्पादन की इकाइयाँ, तो अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास सीमांत उपयोगिता निकल कर आ जाती है। कहता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? गाइस ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई सा भी एग्जाम हो इकोनॉमिक्स का, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि टीयू किस पॉइंट पर अधिकतम होती है। तो टीयू जो अधिकतम होती है जब एमयू शून्य होता है, ये बहुत बारी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? अब ये पूछ रहा है कि ये जो गॉजन का सेकंड लॉ मैंने बोला, इसको गॉजन सेकंड लॉ कहते हैं, तो कह रहा है ये किसने निकाला ये रूल, इसको किसने इसकी इनोवेशन की है? तो भाई सिंपल सी बात है, गॉजन नहीं की है, उसके नाम से जाना जाता है, गॉजन आएगा यहाँ पे। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, गॉजन यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, या इनमें से कोई नहीं। सो गाइज यहाँ पे सारे के सारे कथन बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर है। उपयोगिता का कह रहा है उपभोग करने की इच्छा, अगर हम कुछ उपयोग करने जाते हैं तो उपयोगिता का जन्म होगा। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि अगर हमारी आवश्यकता है, उपयोगिता जो है वो फंक्शन है वांट्स का, ये कह सकते हो, और उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकताओं की संतुष्टि शक्ति। तो सारी बातें यहाँ पे ठीक लिखी हुई हैं, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन के रिगार्डिंग गाइज, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाई जो बजट रेखा होती है, जिसको कीमत रेखा भी कहते हैं, उसका जो स्लोप है, उसका जो ढलान होता है वो कैसा होता है, उसके ढलान को क्या कहते हैं? सो गाइज उसका जो ढलान होता है माइनस का पी एक्स अपॉन में पी वाई, माइनस का पी वाई अपॉन में पी एक्स, प्लस का पी एक्स अपॉन में पी वाई, या प्लस का पी वाई अपॉन में पी एक्स। ठीक है, ये अपॉन में है मतलब डिवाइडेड बाय,
तो इसका जो आंसर है गाइज वो ए है, माइनस का पी एक्स अपॉन में पी वाई, एक्स वस्तु की कीमत और वाई वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत डिवाइडेड बाय वाई वस्तु की कीमत और माइनस आ जाएगा। ये भी बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कहता है कि उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है, उपयोगिता के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं सम्मिलित हैं, कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, व्यक्तिपरक है, सापेक्षिक है या उपरोक्त सभी। तो अगर आपने उपयोगिता के बारे में बहुत ही अच्छे से डीप से पढ़ा है तो भाई उपयोगिता जो है वो मनोवैज्ञानिक भी है, व्यक्तिपरक भी है, सापेक्षिक भी है, सारी की सारी चीज़ें उपयोगिता के अंदर होती हैं। ये सारे के सारे फीचर्स हमको उपयोगिता में देखने के लिए मिलते हैं। उदासीनता वक्र जो है वो कैसा होता है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनता वक्र जो है, पीपीसी जो है वो तो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, लेकिन उदासीनता वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। दोनों अलग अलग शेप के बनते हैं। अगर आपने उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है तो उन्नतोदर जो है इसकी शेप होती है। कहता है उपयोगिता का संबंध जो है वो किससे है, लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव की आवश्यकता की पूर्ति से या इनमें से कोई भी, इनमें से सभी। तो उपयोगिता का जो संबंध है वो गाइज सभी से है, क्योंकि उपयोग देखो इससे तो है ही, मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करने को उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। लाभदायकता मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, उपभोक्ता उस वस्तु को कंज्यूम करता है जिसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ हो। हम कभी भी उस वस्तु को नहीं खरीदते जिससे हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो उपयोगिता का संबंध जो है वो सभी से है। सारे पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर ठीक लिखे हुए हैं। उसके बाद कहता है उपयोगिता की माप की जा सकती है। जैसे मार्शल कहता है कि उपयोगिता को हम मेज़र कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उपयोगिता को कैसे मेज़र कर सकते हैं, मुद्रा के द्वारा, वस्तु के विनिमय के द्वारा, वजन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो मार्शल कहता है भाई उपयोगिता को आप मेज़र कर सकते हो मुद्रा के द्वारा एक कार्डिनल नंबर में। प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उपयोगिता को कभी भी मेज़र नहीं किया जा सकता, लेकिन मार्शल ये कहते हैं, अजम्पशन है कि हम उसको मुद्रा के रूप में, कार्डिनल नंबर के रूप में हम जो है इसको मेज़र कर सकते हैं। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई ये घटने लग जाती है जब वो नेगेटिव होती है। कौन, MU। समसीमांत उपयोगिता के नियम को क्या कहा जाता है, समसीमांत उपयोगिता के नियम को क्या कहा जाता है, इसका दूसरा भी नाम है, कह रहा है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी, डिमिनिशिंग या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन या इनमें से कोई नहीं। सो गाइज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन को जो है समसीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बारी पूछा गया है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि समसीमांत उपयोगिता का जो नियम है उसके अनुसार उपभोक्ता संतुलन में कब होगा। तो उपभोक्ता संतुलन की जो शर्त होती है गाइज वो होती है ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपॉन में ए वस्तु का प्राइस, बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता या बी वस्तु का प्राइस। ये है, या यहाँ पे लिखा हुआ है ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपॉन में बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ए वस्तु का प्राइस और बी वस्तु का प्राइस। तो दोनों ही कंडीशन बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो इसका जो आंसर होगा गाइस वो हो जाएगा आपका ए और बी। ए और बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बारी पूछा गया है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को, अब फिर देखिए ऊपर केवल एक ही ऑप्शन लिखा हुआ था इस वाले में, यहाँ पे केवल लिखा हुआ था मुद्रा के रूप में कि उपयोगिता को कैसे कैसे मापा जा सकता है। अब कह रहा है मार्शल के अनुसार कैसे कैसे मापा जा सकता है, मुद्रा के रूप में, संख्यात्मक नंबर के रूप में या मुद्रा के रूप में नहीं, या ए और सी दोनों। तो मैंने बोला भाई मुद्रा के रूप में भी मापा जा सकता है और संख्यात्मक रूप में भी मापा जा सकता है। तो इसका जो आंसर है गाइस वो हो जाएगा ए और सी दोनों, ठीक है। आ और सा दोनों इसके जो है आंसर हो जाएंगे। तो ये 50 क्वेश्चन आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आपको अपनी परफॉर्मेंस भी पता चल रही होगी कि आपको वीएसटी के अंदर कितना आता है और कितना नहीं आता। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया सो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि भैया मेरा कब कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, और क्वेश्चन जो है वो कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे, कैसे थे, अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहता है तटस्थता वक्र का जो झुकाव है, तटस्थता वक्र का जो झुकाव है वो कैसा होता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। सो गाइज अगर आपने तटस्थता वक्र की विशेषता पढ़ी है
तो इसका जो झुकाव होता है वो बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट ऐसे बनता है, इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसको जो है बाएं से दाएं कहते हैं। किसी वस्तु में मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहते हैं? गाइज ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। सो गाइज अगर किसी भी वस्तु में मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करने की अगर शक्ति है तो उसको उपयोगिता कहते हैं। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? कह रहा है एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? तो गाइज उसको कुल उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता जो है वो सम होती है सीमांत उपयोगिता का, वो यहाँ पे पूछ रहा है कि TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। बजट सेट के लिए क्या आवश्यक है? कलेक्शन ऑफ बंडल, विद्यमान बाजार कीमत, उपभोक्ता की आय। सो गाइज बजट सेट के लिए आपको आय, वस्तु की कीमत और बंडल्स, इन सब के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, तो ही बजट सेट बन सकता है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई मार्शल तो कह रहा है उपयोगिता को मापा जा सकता है। अब ये कहता है उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? ये गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मार्शल देखो दो तरीके के हम कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ते हैं, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? उपयोगिता वाला तो मार्शल ने दिया, लेकिन क्रमवाचक किसने दिया? हिग्स एंड एलन ने। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। हिग्स की जो विचारधारा है वो है क्रमवाचक के उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता जी, लेकिन उसका एक क्रम बताया जा सकता है, उसकी एक रैंक बताई जा सकती है कि जी उपभोक्ता पहले ये फिर ये फिर ये इस तरीके से कंज्यूम करेगा। तो ये बात करता है रैंक पे, क्रम, एक सीरियल बताया जा सकता है। कहता है ह्रासमान विस्थापन की दर में जो प्रतिस्थापन भी कह सकते हो, ह्रासमान प्रतिस्थापन की दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर जिसको कहते हैं, वो क्या है? उसमें वस्तु एक की अधिक मात्रा और वस्तु दो की कम मात्रा, या वस्तु एक और वस्तु दोनों की अधिक मात्रा, या A और B दोनों। तो इसका मतलब होता है वस्तु एक की अधिक मात्रा को प्राप्त करने के लिए आप वस्तु दो की कितनी मात्रा का त्याग कर रहे हो? तो वस्तु एक की ज़्यादा और वस्तु दो की कम मात्रा रहेगी। तो 56 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका A और B दोनों। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है? अब उस ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा कि गॉसन का प्रथम नियम कौन सा होता है, अब यहाँ उसने उल्टा कर दिया क्वेश्चन कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है। तो गाइस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गॉसन फर्स्ट लॉ को कहते हैं। तो गॉसन जो है वो जो है इसके प्रतिपादक हैं। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु की आवश्यकता की पूरी करने की शक्ति, आनंद, खुशी या उपादेयता। तो किसी भी वस्तु में अगर मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है, वो पूरी कर सकती है, तो वो उपयोगिता कहलाती है। ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता का संतुलन किस बिंदु पर होता है? जब MU बराबर होती है प्राइस के, MU कम होती है प्राइस से, MU ज़्यादा होती है प्राइस से, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता का संतुलन वहाँ पर होगा जहाँ पे सीमांत उपयोगिता बराबर होगी कीमत के। ठीक है, ये उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार है। और ऊपर जो भी मैंने आपको बताया था, ये वाला एक क्वेश्चन आया था आपका अभी यहाँ पे, वो जो क्वेश्चन था ये वाला ये आपका क्रमवाचक का था। ठीक है, तो सॉरी ये दूसरा मेथड है इसका, दो वस्तु वाला, ये एक वस्तु वाला था। सो गाइज ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। फिर कहता है तटस्थता वक्र का झुकाव जो है वो कैसा रहता है? कीमत अनुपात, घटता हुआ, घटती हुई प्रतिस्थापन की दर, या सीमांत उपयोगिता। यहाँ पे इस आप भाई ये इस तरीके से बनता है, गिरता हुआ, नीचे गिरता हुआ बनता है जब आपकी MRS जो है, MRS इसका स्लोप होता है, तो ये नीचे की तरफ घटती जाती है। ठीक है, MRS जो है जब आपकी घटती जाती है तो आपका जो है तटस्थता वक्र नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। तो इसका जो आंसर है, इसका जो झुकाव है वो ये रहेगा, घटता हुआ, डिमिनिशिंग वाला। उसके बाद कहता है कि किसी वस्तु की मानव की अच्छा ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया फिर से, उपयोगिता ही इसको कहते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं इसके अंदर। उपभोक्ता की सार्वधिक संतुष्टि के लिए कह रहा है, सार्वधिक मतलब मैक्सिमम संतुष्टि के लिए क्या जरूरी है? मतलब यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन पूछ रहा है भी आपसे। तो जो भी ऊपर क्वेश्चन आया था कि जब MU बराबर होती है
कीमत के तो उपभोक्ता संतुलन में होता है, तो उस पॉइंट पे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही होती है। तो इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा कि जब MU जो है वो मूल्य के समान होती है, कीमत के बराबर होती है, तो उपभोक्ता को उस पॉइंट पे सार्वधिक संतुष्टि मिलती है, वो तब इक्विलिब्रियम पर होता है। फिर कहता है मांग में कौन सा तत्व निहित होता है? इच्छा, वस्तु की कीमत, खर्च करने की इच्छा या उपयुक्त सभी। तो गाइज मांग के अंदर जो है ये सारे के सारे तत्व विद्यमान होते हैं। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे उपभोक्ता जो भी खरीदने के लिए तैयार होता है उसको जो है हम मांग कहते हैं। फिर कहता है कि निम्न में मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? मांग में किन कारणों से कमी होती है? आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी या उपरोक्त में से सभी। सो गाइज यहाँ पे जो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं वो मांग में कमी को दर्शाते हैं। जब आय में कमी होती है, नंबर ऑफ कंज्यूमर में कमी होती है, उपभोक्ता की टेस्ट में चेंज आता है, तो उससे उपभोक्ता की जो मांग होती है उसके अंदर कमी आने लगती है। उसके बाद कहता है कि अगर कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होती है तो उससे चाय की मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? चाय और कॉफ़ी गाइस दोनों एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि स्थानापन्न वस्तुओं के अंदर जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो चाय की मांग जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता कॉफ़ी को छोड़कर चाय को पीना स्टार्ट कर देगा। मांग वक्र का जो ढाल होता है वो कैसा होता है? बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढालू, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू, एंड एक्स अक्ष के समांतर या पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो गाइस मांग वक्र इस तरीके से बनता है, उसको कहेंगे बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू, ठीक है। और सप्लाई कर्व जो है वो बनता है ऊपर की ओर। कहता है किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो कीमत कम होने से उसकी मांग में फिर भी वृद्धि नहीं होगी। वो कौन सी वस्तु है? सो गाइस वो जो वस्तु है वो अनिवार्य वस्तु है, चाहे कीमत बढ़े चाहे कीमत घटे, कुछ भी हो, अनिवार्य वस्तुओं की मांग में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि इनके बिना गुजारा नहीं है, चाहे इनकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। जैसे कि नमक एक अनिवार्य वस्तु है, कीमत बढ़ने से या कीमत घटने से उसकी डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मांग में संकुचन कब होता है? संकुचन जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, तो ठीक है। जब कीमत बढ़ती है या कीमत स्थिर रहती है, कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है, तो मांग संकुचन का मतलब होता है कम होना। जब आपकी कीमत बढ़ती है और कीमत बढ़ने की वजह से जब आपकी मांग घटती है तो उसको हम कहते हैं मांग में संकुचन। अगर आपको मांग में संकुचन का मतलब पता है तो भाई जब कीमत बढ़ने की वजह से जब आपकी मांग घटती है तो उसे संकुचन कहते हैं, और जब आपकी कीमत घटने की वजह से मांग बढ़ती है, कीमत घटने की वजह से जब मांग बढ़ती है तो उसे विस्तार कहते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? कीमत, आय, रुचि या सभी। तो अगर आपने गाइस ये चैप्टर पढ़ा है मांग वाला, तो गाइस किसी वस्तु की मांग को ये सारे के सारे कारक प्रभावित करते हैं। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, संबंधित वस्तु की कीमत और वस्तु की अपनी कीमत। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वो कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? गाइज ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु के रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो वो वस्तुएं जिन्हें एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसको स्थानापन्न वस्तु कहते हैं, या इसका दूसरा नाम प्रतिस्थापन भी है। स्थानापन्न या प्रतिस्थापन दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो इन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पे यूज किया जाता है, जैसे चाय और कॉफी, पेन और पेंसिल, ठीक है। तो आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन को आप जो है सारे के सारे समझ रहे होंगे कि भाई किसका आंसर क्या है। मैं साथ के साथ एक्सप्लेनेशन भी देता जा रहा हूँ कि भाई इसका आंसर यही क्यों है, और आप अपनी परफॉर्मेंस को भी चेक कर रहे होगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है मुझे बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर कहता है निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? उसने बोला मांग में परिवर्तन नहीं होगा। मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन। सो गाइस अगर किसी में भी ये सारे मांग को प्रभावित करते हैं, अगर इसमें परिवर्तन होगा तो मांग में तो चेंज आएगा ही आएगा। उसने बोला इसमें से कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से मांग में परिवर्तन होगा ही नहीं? तो गाइस इसमें से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज ना हो। अगर किसी भी फैक्टर में चेंज आया तो भाई डिमांड चेंज हो जाती है।
अब गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। गिफिन वस्तु के ऊपर अगर आप मांग का चैप्टर पढ़ रहे हो और आपने गिफिन वस्तु नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा मांग के अंदर। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की जो मांग होती है गाइस, ये एक ऐसी वस्तु होती है जो मांग के नियम का अपवाद होती है। इस पे मांग का नियम लागू नहीं होता। अगर इनकी कीमत बढ़ती है तो इनकी मांग बढ़ जाती है, अगर इनकी कीमत घटती है तो इनकी मांग घट जाती है। इनको गिफिन वस्तुएं कहते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड को फुलफिल नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है, क्या है, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्लेलिस्ट वीडियो नंबर 27, वहाँ पे मैंने आपको सामान्य वस्तु और इन्फीरियर और गिफिन तीनों वस्तुओं में क्या डिफरेंस होता है और गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम क्यों लागू नहीं होता वो मैंने आपको बता रखा है। तो गिफिन वस्तु के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। कहता है मांग का नियम क्या है। एक होता है गुणात्मक तथ्य, मात्रात्मक, या दोनों, या इसमें से कोई नहीं। गाइस ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पहले तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। मतलब मांग का नियम आपको तो ये बताता है कीमत बढ़ने से मांग घटती है, कीमत घटने से मांग बढ़ती है। लेकिन गाइज वो आपको ये नहीं बता रहा कि कितनी बढ़ी या कितनी घटी, नंबर में नहीं बता रहा। सो गाइज जिस भी चीज़ को आप नंबर में ना बता सको, ठीक है, वो जो है आपका क्वालिटेटिव हो जाता है, गुणात्मक कथन हो जाता है। जिस भी चीज़ को आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव है, क्योंकि ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि कीमत घटने से मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है। लेकिन कितनी बढ़ी कितनी घटी ये नहीं बता रहा, ये वो मांग की लोच बताती है। अगर मांग की लोच पूछता तो मात्रात्मक होती, क्योंकि मांग की लोच आपको ये बताती है कि कितनी बढ़ी और कितनी घटी। फिर कहता है मांग फलन को इसमें से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है कि पी एक्स, एक्स वस्तु की मांग बराबर है प्राइस ऑफ एक्स के, या एक्स वस्तु की मांग जो है वो फंक्शन है किसका, एक्स वस्तु को जितने भी प्राइस ऑफ एक्स, एक्स वस्तु का प्राइस। तो गाइज इसमें से कोई भी नहीं, तो इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा। उसके बाद कहता है किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की जो ढाल होती है, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की जो ढाल होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है या अपरिवर्तित। तो गाइज जो सामान्य वस्तु होती है उनका मांग वक्र जैसा नॉर्मल होता है वैसे ही बनता है, और मांग वक्र का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। लेकिन जो गिफिन वस्तु का अगर वो पूछता, गिफिन वस्तु का वो आपसे पूछेगा जरूर। गिफिन वस्तु का आपको ध्यान रखना है, गिफिन वस्तु का होता है धनात्मक, ठीक है। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं और जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं उनका तो ऋणात्मक ही होता है, लेकिन जो गिफिन गुड्स होते हैं उनका धनात्मक होता है। तो गिफिन के भी पूछ सकता है वो आपसे, क्योंकि उस पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। अब आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तु की मांग को घटा देगा। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, इस पे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी वो उनकी मांग को बढ़ा देगा। लेकिन इन्फीरियर में ऐसा नहीं करेगा, इन्फीरियर की मांग को वो जो है घटा देगा जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो है सब कुछ उल्टा ही चलता है गिफिन गुड्स के रिगार्डिंग, चाहे प्राइस हो चाहे इनकम हो। जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तो ऐसी मांग क्या कहलाती है। गाइस मांग तीन तरीके की होती है, कीमत मांग, आय मांग और तिरछी मांग। कीमत मांग में जब किसी कीमत में परिवर्तन से मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, आय मांग में आय और मांग की बात चलती है, और तिरछी मांग जो होती है वो होती है संबंधित वस्तु की मांग, कि जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग प्रभावित हो रही है तो उसको तिरछी, या इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आड़ी मांग भी कहते हैं, तिरछी या आड़ी मांग। उसके बाद कहता है सामान्य वस्तु के लिए मांग का नियम, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। अब गाइस जो सामान्य वस्तु होती हैं उस पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, कीमत बढ़ने पे मांग घटती है, कीमत घटने से मांग बढ़ती है। तो इन्फीरियर गुड्स में और नॉर्मल गुड्स में विपरीत संबंध है। लेकिन गिफिन में कैसा है, अगर गिफिन का पूछता तो गिफिन में सीधा, तो गिफिन वस्तुओं के रिगार्डिंग आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। उसके बाद हम बात करते हैं मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है।
उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, या इनमें से सभी। सो गाइस किसी में भी चेंज आता है इसमें से फैक्टर में, इसकी वजह से डिमांड के अंदर जो है वो चेंज आएगा ही आएगा। एक वस्तु की मांग वक्र जो है वो डी से दाईं ओर खिसक कर डी1 हो जाता है। तो दाईं ओर खिसक गया मांग वक्र, तो दाईं ओर कब खिसकता है गाइस, आपको ध्यान रखना है, कीमत की वजह से जो भी चेंज होता है उससे मांग वक्र खिसकता नहीं है, विस्तार और संकुचन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब आपकी जो स्थानापन्न वस्तु होती है उसकी कीमत अगर बढ़ेगी तो आपका मांग वक्र D1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रतिस्थापन में जो है जब आप इसका डायग्राम बना, देखो ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि मैंने बोला कीमत की वजह से विस्तार और संकुचन होता है और इसमें मांग वक्र खिसकता नहीं है। उनने बोला दाईं ओर खिसक गया, तो या तो सा है या दा है। तो सा क्या है, स्थानापन्न वस्तु, जैसे अगर चाय की कीमत अगर बढ़ेगी तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी और कॉफ़ी का मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। पूरक वस्तुओं में उल्टा होता है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र क्या होगा, तो गाइस अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो कार की मांग कम हो जाएगी, तो इसका जो मांग वक्र है वो आपका बाईं तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मांग की, अब देखो ऊपर पूछ रहा था मांग का नियम का कैसा है, अब यहाँ पूछ रहा है मांग की लोच कैसी है। सो गाइस मांग की जो लोच है वो एक मात्रात्मक कथन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपको नंबर में बताता है कि कितनी मांग बढ़ी और कितनी मांग घटी। उसके बाद कहता है कि मांग की लोच मापने के लिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत विधि का प्रतिपादन किसने किया। मांग की लोच गाइस 3 तरीके से माप सकते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, आएगा क्वेश्चन। तो पूछ रहा है प्रतिशत विधि जो है, प्रतिशत विधि किसने बताई है, तो गाइस फ्लक्स ने जो है प्रतिशत विधि का प्रतिपादन किया है। गिफिन वस्तु के लिए, गिफिन देखो अब ये भी बहुत अच्छा, गिफिन वस्तु के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे मांग हो, मांग का नियम हो या मांग की लोच हो। तो कह रहा है गिफिन वस्तु में मांग की जो लोच होती है वो कैसी होती है। तो गाइस गिफिन वस्तु में जो मांग की लोच होती है वो धनात्मक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, वस्तु की प्रकृति, कीमत का स्तर, आय का स्तर, या इनमें से सभी। सो गाइस ये सारे के सारे मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। गाइस आपको ध्यान रखना है, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मांग की लोच के फैक्टर अलग हैं और मांग के फैक्टर अलग हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, अब यहाँ पे गाइस ये क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। वैसे तो अगर वो आपसे पूछता है लोच कितने तरीके की होती है, तो लोच तो 3 तरीके की होती है, कीमत लोच, आय लोच, तिरछी लोच। अब ये पूछ रहा है मांग की लोच कितने तरीके की होती है। यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे मांग की लोच की श्रेणियाँ पूछी गई हैं। ठीक है, मांग के लोच की श्रेणियाँ जो है वो कितने तरीके की होती है। वैसे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था, अगर हम यहाँ पे बच्चा 3 भी लगा सकता है, क्योंकि मांग की लोच 3 तरीके की होती है, कीमत लोच, आय लोच और तिरछी लोच। 3 भी लगा सकता है बच्चा, मोस्टली 3 ही लगाएंगे। उसको यहाँ पे लिखना चाहिए था कि मांग के लोच की जो है कितनी श्रेणियाँ होती हैं, या मांग की कीमत लोच की कितनी श्रेणियाँ होती हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। तो अभी आप जो है अगर मांग की लोच पूछ रहा है तो भाई आप, मेरे ख्याल से तो मांग की लोच 3 तरीके की होती है, कीमत लोच, आय लोच और तिरछी लोच। आप इसका आंसर 3 लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो इस क्वेश्चन में पूछता कि कीमत लोच की कितनी श्रेणियाँ होती हैं, कितनी कोटियाँ होती हैं, जिसको डिग्री कहते हैं, जिसको डिग्री कहते हैं, तो आप इसमें जो है 5 आंसर लगा सकते थे। उसके बाद कह रहे हैं कि इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में से कौन व्यक्त करता है। कह रहा है इसमें से कौन सी वस्तु ऐसी है जिसकी डिग्री इकाई से कम होती है, आवश्यक वस्तु, कंफर्ट वस्तु, लग्जरी, या ऑल ऑफ द अबव। गाइज ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं, उनकी जो मांग की जो लोच होती है वो कितनी होती है, बेलोजदार होती है, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ने या घटने से मांग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 0 ही कह सकते हो। तो वो एक से कम होती है, इकाई से कम मतलब 1 से कम। मांग की लोच का माप कौन सी विधि से किया जाता है। अब देखो बोल रहा है, मैंने बोला कई सारे मेथड होते हैं, आय विधि, व्यय विधि, प्रतिशत विधि, बिंदु विधि।
तो गाइस ये सारे मेथड ठीक है, किसी भी मेथड से हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। और प्रतिशत विधि का प्रतिपादन कौन है, सबको ध्यान रखना है। इसका फ्लक्स है, इसका भी शायद मार्शल है शायद इसका, ठीक है। तो ये सबके पढ़ के जाइएगा आप। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, जो नेसेसरी गुड्स होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो नेसेसरी गुड्स होते हैं उनकी मांग की जो लोच होती है वो जीरो होती है, जिसको पूर्ण बेलोचदार मांग कहते हैं। पूर्ण बेलोचदार, क्योंकि इनकी कीमत बढ़ने या घटने से मांग पर कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं मांग की कीमत लोच क्या है। मांग की कीमत लोच आपको ये बताती है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो है क्या परिवर्तन आया है, वो मांग की कीमत लोच बताती है आपको। फिर कहता है यदि वस्तु की कीमत में 40% के परिवर्तन के कारण मांग में 60% का परिवर्तन हो जाए तो मांग की लोच क्या होगी। तो आपको फॉर्मूला लगा देना है, मांग में परिवर्तन अपॉन में कीमत में परिवर्तन। फॉर्मूला जब आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। उसके बाद कहता है कि अगर एक मांग वक्र के मध्य से मांग की लोच क्या होगी। अगर बिल्कुल मिड पॉइंट से, ओरिजिन से अगर मांग वक्र है, मांग वक्र के बीच में मांग वक्र जो है, मांग वक्र के बिल्कुल मिड पे मांग की लोच कैसी होती है। तो गाइस जो मिड पे जो होती है वो होती है 1, ठीक है, जो मिड पे होती है। जो आप जब ये सारे मेथड पढ़ लेंगे, इकाई से कम, इकाई से अधिक, 1, 0, इन्फिनिटी, तो आपको बहुत ही आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। विलासिता वस्तुओं की मांग कैसी होती है। विलासिता की वस्तुएं मतलब लग्जरी आइटम की आपसे डिमांड पूछ रहा है। तो लग्जरी की जो होती है वो होती है हाई इलास्टिक, अत्यधिक लोचदार, ठीक है। नेसेसरी की ध्यान रखनी है और लग्जरी की ध्यान रखनी है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर कह रहा है बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन इसमें से किस में किया जाता है। तो गाइस बेरोजगारी की जो समस्या है वो तो एक बड़े लेवल पे पूरी अर्थव्यवस्था की बात हो गई। तो सिंपल सी बात है, समष्टि स्तर पे इसका अध्ययन किया जाएगा, व्यष्टि पे इसका अध्ययन नहीं किया जाता। फिर कहता है एमयू वक्र का जो आकार है वो कैसा होता है। तो एमयू वक्र जो है वो नीचे की ओर ढालू होता है, नीचे की ओर ढलान वाला होता है एमयू वक्र। फिर कहता है एमआरएस जो है वो क्या प्रकट करती है। गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एमआरएस जो है वो तटस्थता वक्र के ढलान को व्यक्त करती है, ठीक है। ऐसे ही आपसे एमओसी भी पूछ सकता है। एमओसी किसका ढलान होता है, वो होता है पीपीसी का। सीमांत अवसर लागत किसका ढलान है, पीपीसी का। और एमआरएस किसका ढलान है, तटस्थता वक्र का। मांग के नियम की मान्यताओं से क्या अभिप्राय है। मांग के नियम की मान्यताएं क्या होती हैं। मांग का नियम ही कहता है कीमत बढ़ने से मांग घटती है, कीमत घटने से मांग घटती है। कीमत बढ़ने से मांग घटती है, कीमत घटने से मांग बढ़ती है अगर अन्य सभी कारक जो है वो सामान्य रहे। तो कीमत को छोड़कर अन्य सभी कारक अगर सामान्य रहें उसको मांग के नियम की मान्यताएं कहते हैं। इनमें से कौन सी स्थानापन्न वस्तु का जोड़ा है। कौन सी स्थानापन्न वस्तु है, कार और पेट्रोल, ब्रेड, मक्खन, जूस और कोल्ड ड्रिंक। सो गाइस जिसको एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग करते हैं उसको स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। ये पूरक वस्तु है, ये पूरक वस्तु है। बहुत बारी क्वेश्चन आता है स्थानापन्न और पूरक वस्तु पे क्वेश्चन कंपलसरी है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी कई बार एग्जाम में है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मांग की लोच अनंत में मांग वक्र कैसा बनेगा। अनंत जब नॉट डिफाइन होती है, इन्फिनिटी होती है, तो उसमें जो कर्व है वो किस तरीके का बनेगा। तो उसमें जो कर्व है वो जो है आपका एक्स अक्ष के समांतर बनेगा, ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि मांग वक्र पर संचालन कब होता है। सो गाइस जो मांग में विस्तार और मांग में जो संकुचन होता है उसको मांग वक्र पर संचालन कहते हैं। कीमत की वजह से संचालन होता है और अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से, जिसे कीमतेतर कारक कहते हैं, उसकी वजह से खिसकाव होता है। तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग वक्र पर संचालन होता है, ठीक है। और खिसकाव किसकी वजह से होता है, अदर देन प्राइस फैक्टर, जिसे कीमतेतर कारक कहते हैं। तो आई होप आपको जो है ये 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, कि भाई क्या क्या क्वेश्चन है, किसके क्या क्या आंसर है। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया क्या है और इसका आंसर क्या होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन को अटेंड किया है वो अपना स्कोर जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मेरे इतने सही हैं और इतने जो हैं गलत हैं। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, अगर आपको लगता है गाइस ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही है, इंपॉर्टेंट रही है और आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए और ऐसे ही 100 क्वेश्चन और चाहिए आने वाले अगले चैप्टर्स के, तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल
सर्कल में वो सभी स्टूडेंट जिनके पास वीएसटी अर्थशास्त्र की बुक है और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड है, 1000 बारी एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।